वेलकम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो होगा जुल्फ़कार गोस। प्रीवियस वीडियो में हमने पाकिस्तानी लिटरेचर पे बात की थी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनकी पोम्स पे डिस्कशन थी हमारी। और आज की जो वीडियो है इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जुल्फ़कार गोस पे रहेगा। इसकी बायोग्राफी, इसका लिटरेरी करियर और इसे एज अ डायस्पोरिक राइटर जो मेन फोकस होगा हमारा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जुल्फ़कार गोस बेसिकली इसका जो टाइम स्पैन है 1935 से लेके 2022 तक है। अगर हम देखें ये इसकी डेथ डेट, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा ही कॉन्टेम्परेरी है, यानी रिसेंटली ही इसकी डेथ हुई है। ये एक पाकिस्तानी नॉवलिस्ट, पोइट, एसिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्रिटिक और बायोग्राफर था। लेकिन ये ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट और एज अ पोइट है, ठीक है। बाकी इसने एसेस भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज भी हमें इसकी देखने को मिलती है और क्रिटिक भी था। ये 1935 को सियालकोट के अंदर पैदा हुआ और 2022 के अंदर इसकी यूनाइटेड स्टेट के अंदर डेथ हो गई। यानी ये इट्स मीन कि जब यूएस के अंदर डेथ हुई तो ये इसने माइग्रेशन की थी। ऑफ कोर्स इसने माइग्रेशंस की थी बहुत सारी, तो हम उसको भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जब ये सियालकोट में पैदा हुआ तो हम कह सकते हैं ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट यानी पार्टीशन से पहले ये सियालकोट के अंदर पैदा हुआ था और 2022 के अंदर इसकी डेथ हो गई। ये प्री और पोस्ट, अब आप देखो, अगर जब भी आपने ये पता लगाना हो कि राइटर एक प्री राइटर है या पोस्ट पार्टीशन है, पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ को आप देख सकते हो। तो क्या है कि ये प्री और पोस्ट पार्टीशन राइटर था, यानी इस तरह हम कह सकते हैं इसने पार्टीशन का सिनेरियो भी देखा और एट द सेम टाइम इसने कॉलोनियल पीरियड को भी देखा हुआ है। लेकिन इसने जो अपनी राइटिंग स्टार्ट की थी वो पोस्ट पार्टीशन पीरियड के अंदर की थी, यानी माइग्रेशन के बाद। 1964 के अंदर इसने शादी की थी हिलीन डिला फोंटन से, ठीक है। वो एक ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट थी और यही वजह है कि जब इसने इससे शादी की, मैंने आपको बताया इसने माइग्रेशंस की थी बहुत सारी, तो कहाँ कहाँ वो की थी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम जब वो ब्राज़ील इसकी शादी, यानी ब्राज़ीलियन वुमन से इसकी शादी हुई, तो इसने ब्राज़ील के कल्चर को भी अडॉप्ट किया था, ठीक है। कल्चर को भी इसने सीखा था और उसी को पोर्ट्रे किया अपने राइटिंग्स के अंदर। नेक्स्ट इसका पॉइंट है 1955 के अंदर ये इनरोल हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कील एंड देयर ही वाज इंट्रोड्यूस टू फेलो पोइट, यानी अपने फेलो पोइट जैसे कि बीएस जॉनसन, जॉन फुलर और द ग्रुप। द ग्रुप बेसिकली फोकस करता है कुछ ऐसे वर्क्स पे, यानी पोइट्स का ग्रुप था जो लिखते थे और बहुत सारे अदर पोइट्स इसके अंदर शामिल हैं। और बीएस जॉनसन के साथ मिलके तो इसने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखी थी जिसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि थोड़ा सा जो राइटर का हम देखते हैं कि क्या था, कहाँ से बिलोंग करता है, किसके साथ शादी हुई। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि इसकी माइग्रेशंस इसने कहाँ कहाँ की थी। तो मैंने आपको बताया कि इसने माइग्रेशन भी की थी, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने उसके माइग्रेशन के अकॉर्डिंग ऐड किए हैं यहाँ। सबसे पहले आप ये पैदा हुआ था सियालकोट के अंदर, ठीक है। फिर सियालकोट के अंदर इसकी जो हम कह सकते हैं इसका जो सियालकोट का सर्कमस्टांसिस था इसके लिए थोड़ा सा प्लेसिड था, यानी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था और फिर इसलिए ये माइग्रेट कर गया 1942 में बॉम्बे में, ठीक है। तो वो जो ये मुंबई बेसिकली मुंबई का जो अब हम कहते हैं उसी का पुराना नाम है। अच्छा, तो यहाँ ये माइग्रेट कर गया और इसके अलावा 1952 के बाद, अब यहाँ से आप थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि ये जो यहाँ हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वाले इसकी माइग्रेशन के पॉइंट्स इसके राइटिंग स्टाइल में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि जब ये माइग्रेट करके गया, मैंने आपको बताया 1942 के अंदर, 1942 के अंदर माइग्रेट किया करके गया, इट्स मीन ये वही टाइम है बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो इसने क्या देखा 1942 के अंदर जब उसने माइग्रेशन की, तो इसने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो, यानी इसके बनने के दरमियान बेसिकली बना, तो वो पार्टीशन के बाद ही उन्हें नाम दिया गया ना, सेपरेट सेपरेट। तो उसकी जो हम कह सकते हैं कम्यूनल वायलेंस इसने देखा, बहुत सारी स्ट्राइक्स वगैरह देखी, तो इससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो ये हम कह सकते हैं कि जब इसकी माइग्रेशन हुई मुंबई में, तो वहाँ इसने बहुत सारा ना डिस्टर्बेंस क्लैश हम कह सकते हैं, और इसके अलावा पेन, सफरिंग ऑफ मुस्लिम्स, इन सब कुछ इसने देखा। और यही वजह है कि वो पार्टीशन का सिनेरियो क्रिएट करता है अपने वर्क्स के अंदर जब भी वो लिखता है। इसके बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया ना, एसेस है, पोइट है, तो हर एसेस भी लिखे हैं, पोइट्स पोम्स भी लिखी, तो हमें सेपरेट सेपरेट सिनेरियो देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट ये 1952 के अंदर माइग्रेट करके चला गया इंग्लैंड। जब ये इंग्लैंड माइग्रेट करके गया ना, तो बेसिकली इंग्लैंड में हम कह सकते हैं इसकी प्रोस्पेरिटी ऑफ इकोनॉमी का इसका पीरियड हमें देखने को मिलता है और एट द सेम टाइम स्ट्रगल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। दोनों ये थोड़े सा वो हो गया है, कॉन्ट्रडिक्शन इसमें क्रिएट हो गया, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि प्रोस्पेरिटी ऑफ इकोनॉमी और एट द सेम टाइम इसने स्ट्रगल भी की थी। इस पीरियड के अंदर ही जो मैंने आपको बताया कि 1955 के अंदर हेली यूनिवर्सिटी में गया था और डिफरेंट राइटर्स से वो मिला था, तो इसी इंग्लैंड के अंदर ही वो मिला था, ठीक है। और इंग्लैंड में ही इसने कुछ वर्क्स लिखे थे,
इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अभी से नोट कर लो ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। डायास्पोरिक, DIASPORIC। तो बेसिकली क्या होता है डायस्पोरिक, किसी एक राइटर को, ये ऐसा राइटर को कह सकते हैं जो माइग्रेट करके किसी दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ जाके अपने कल्चर के अबाउट लिखता है। तो ये जो हमारा राइटर, ये एक डायस्पोरिक राइटर है और इसके अंदर माइग्रेशन का हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो किसी दूसरी कंट्री में गया। तो मैंने आपको बताया कि इसने पार्टीशन के बाद ज़्यादातर लिखना वैसे पार्टीशन के बाद ही शुरू किया। तो इंग्लैंड के अंदर इसने जो वर्क्स लिखे, ठीक है, और इसके अलावा जब वो माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट गया 1969 के अंदर, जो वहाँ इसने वर्क लिखे वो सारे ही वर्क्स इसके डायस्पोरिक वर्क्स थे, ठीक है। क्योंकि उन सारे वर्क्स के अंदर वो अपने कल्चर को, डिटैचमेंट ऑफ हिस कल्चर, आइडेंटिटी, ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करता है और वही थीम्स हैं हमारे पास डायस्पोरिक राइटर्स के, यानी डायस्पोरिक वर्क के, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, ये इंग्लैंड गया 1952 के अंदर, ये इंग्लैंड चला गया और वहाँ इसने बहुत सारे वर्क्स को प्रोड्यूस किया और इंग्लैंड के अंदर ही 1969 के अंदर, सॉरी 1964, लेट मी राइट इट हियर, ये 1964 के अंदर इसने अपनी शॉर्ट स्टोरी विद BS जॉनसन, यानी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थी, BS जॉनसन के साथ इसने उसे पब्लिश करवाया। उस शॉर्ट स्टोरी का जो नेम था स्टेटमेंट अगेंस्ट कॉप्सिस, उसके साथ इसने पब्लिश करवाया BS जॉनसन के साथ, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो वर्क्स लिखे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ताकि जब हम जैसे डायस्पोरिक राइटर को डिस्कस करेंगे ना तो फिर मैं बताती हूँ। अभी आप ये देख लो कि इसके कौन को कहाँ कहाँ वो माइग्रेट करके गया था और उसका इम्पैक्ट इसकी राइटिंग और इसकी पर्सनैलिटी पे कैसा था। नेक्स्ट है 1969 के अंदर वो माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट चला गया और वहाँ इसने 9 नॉवेल्स, ठीक है, पब्लिश करवाई और एक नॉवल, और इस नॉवल का क्या नाम था, द टेक्सास इनहेरिटेंस, 1980 के अंदर इसने इस पोम, सॉरी ये नॉवल है, पोम नहीं है, अच्छा, इसने इस नॉवल को पब्लिश करवाया था अंदर ही सोलोनेम विलियम स्ट्रेंज, ठीक है। 9 नॉवेल्स वैसे पब्लिश करवाए और उसमें से जो एक नॉवल था, एक जो नॉवल है वो द टेक्सास इनहेरिटेंस है, विलियम स्ट्रेंज के नाम से इसने, यानी पोस्ट ह्यूमस नेम के साथ पब्लिश करवाया। तो इन पॉइंट्स को आपने डिस्कस याद रखना है ताकि जब हम इसे डायस्पोरिक राइटर डिस्कस करें तो आपको ये पॉइंट्स पता हों। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बेसिकली इंसिडेंट्स, बेसिकली इस पॉइंट का मैंने नाम दिया है, इसने देखे थे जब पहले तो मैंने आपको बताया कि पैदा हुआ था 1935 के अंदर, तो इसने पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया देखी, ठीक है। अब जब पार्टीशन जब आप देख लेते हो, आप बहुत देखो, ये एक तरह से पोस्ट मॉडर्न राइटर भी है। जिस राइटर ने भी, आप जब भी मॉडर्न इरा को पढ़ते हो, पोस्ट मॉडर्न इरा को पढ़ते हो, तो जिस राइटर ने पार्टीशन और इसके अलावा वर्ल्ड वार को देखा होता है ना, उनके थीम्स हमें कुछ ऐसे मिलते हैं जैसे सफरिंग, पेन, एलियनेशन, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, ऐसे उनके थीम्स देखने को मिलते हैं। तो इसने पार्टीशन देखी थी, तो इसी तरह से कुछ थीम्स जो इसकी साइकोलॉजी पे या इसके करैक्टर की साइकोलॉजी पे डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलती है। तो 1947 का सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 की इसने पार्टीशन भी देखी बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है। फिर 9/11 का वाक़या भी इसने देखा था। कोलोनाइजेशन को तो इसने फेस किया था, ठीक है। कोलोनाइजेशन जब आप इसकी बर्थ डेट को देखो तो ये अंडरस्टूड है कि इसने कोलोनाइजेशन को फेस किया था। अब हम बात करते हैं इसके लिटरेरी करियर के बारे में। लिटरेरी करियर में इसके मैंने आपको बताया ये पोइट भी था, नॉवलिस्ट भी था, तो सेपरेट बहुत कुछ है, बहुत कुछ इसने लिखा। यहाँ जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है जो हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने लिखा लिटरेरी करियर के अंदर, ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जब ये इंग्लैंड गया था तो इसने अपने वर्क्स को लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली ये वो वाले वर्क्स हैं जो इसने इंग्लैंड के अंदर लिखे हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इस वर्क्स के अंदर अगर जो हमें थीम्स देखने को मिलते हैं वो डायस्पोरिक थीम्स हैं, क्योंकि इन सारे वर्क्स के अंदर एक तो इन वर्क्स को इसने लिखा था अदर कंट्री या जो इसकी नेटिव कंट्री नहीं थी, और एट द सेम टाइम इन सब वर्क के अंदर जैसे कि द लॉस ऑफ इंडिया हो गया, हमारे पास द कॉन्ट्रडिक्शंस हो गया, ऐसे वर्क्स इन सारे, या हम कह सकते हैं ओवरऑल वर्क्स के अंदर हमें कहीं ना कहीं डायस्पोरिक थीम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर वो एलियनेशन बताता है, अपनी डिटैचमेंट दिखाता है, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी लेसनेस को शो करता है। पहले इसने उसके अंदर 2 कलेक्शन ऑफ पोइट्री लिखी। पहला का नाम था द लॉस ऑफ इंडिया, दूसरा था जेट्स फ्रॉम ऑरेंज। ये जो दोनों पोम्स है ना, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लॉस ऑफ इंडिया को तो मैं डिटेल से डिस्कस करूँगी आपके साथ जब मैं डायस्पोरिक राइटर को कवर करूँगी। फिर इसने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, उसका नाम था कन्फेशंस ऑफ अ नेटिव एलियन। तो ये 1965 के अंदर इसको लिखा गया। तो इसके अंदर वो क्या करता है, जो मुसलमानों ने पार्टीशन के दरमियान, बेसिकली मुस्लिम बॉय ने जो पार्टीशन के दरमियान सफरिंग, पेन, फियर, टेरर, हॉरर वगैरह को फेस किया था, उसके बारे में बात करता है। फिर इसने 2 नॉवेल्स भी यहाँ इसी पीरियड में लिखे। पहले का नाम था द कॉन्ट्रडिक्शन, जो एक ऑटोबायोग्राफी थी, और दूसरे का नाम था द मर्डर ऑफ अजीज़ खान। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं एवरग्रीन ये नॉवल है, द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, और अक्सर सिलेबस में पढ़ाया भी जाता है। इसके अंदर हमारे पास
क्लास ये जो है ना, इसके अंदर वो सारा कुछ ही हम देख सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसी का बैकग्राउंड हमें पार्टीशन देखने को मिलता है। व्हाट हैपेंड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडो, यानी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट एंड द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी उन पार्टीशन के दरमियान क्या हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश की पार्टीशन से पहले और पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के बाद का जो सिनेरियो है ना, किस तरीके से वहाँ पे करप्शन आ गई थी, कैपिटलिज्म आ गया था, इलीट क्लास आ गई थी, बोर्जुअस क्लास, ये सारा कुछ वो इसके अंदर बताता है। ठीक है, ये इंग्लैंड के अंदर लिखे जाने वाले इसके वर्क्स थे। तो ये यहाँ मैंने एक और वर्क का नाम लिखा है, बेसिकली जो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेटमेंट अगेंस्ट कॉप्सिस, जो इसने बी एस जॉनसन के साथ पब्लिश करवाया था। ठीक है, और ये इंग्लैंड के अंदर ही पब्लिश करवाया था। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि वो चला गया था 1969 में यूएस के अंदर। और नेक्स्ट मैंने इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोइटिक वर्क्स लिखे हैं। इन पोइटिक वर्क्स जैसे पोम्स हैं द लॉस ऑफ इंडिया, ठीक है, द वायलेंट वेस्ट और जेट्स फ्रॉम ओरिज है। इन तीनों वर्क को अगर हम डिस्कस करें तो ये तीनों वर्क ऐसे पोम्स हैं जिसके अंदर हमें डायस्पोरिक राइटर के परफेक्टली थीम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो राइटिंग स्टाइल के मैंने थोड़े से ही पॉइंट्स ऐड किए हैं। बाकी जब हम इसकी राइटिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको 7 पॉइंट्स बताते जाने, जहाँ ऑटोबायोग्राफी, जहाँ डायस्पोरिक को कौन कौन से थीम्स है। और एक और क्वेश्चन को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अब राइटिंग स्टाइल को देखते हैं। राइटिंग स्टाइल के अंदर ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक का यूज़ करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक हमने देखा था मॉडर्न राइटर्स भी बहुत यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ ने यूज़ की है, जेम्स जॉयस यूज़ करता है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक का यूज़ करता है अपने वर्क्स के अंदर। मल्टीपल कल्चर को दिखाता है अपने वर्क्स के अंदर। और कल्चर जो थे, मैंने आपको बताया कि अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है। पहले सियालकोट के अंदर पैदा हुआ, फिर मुंबई चला गया, फिर इंग्लैंड चला गया और फिर यूएस चला गया। तो इन सारे ये जो कंट्रीज़ हैं, इन सब का कल्चरल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है इसकी राइटिंग्स के अंदर। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ हार्श रियलिज्म, रियलिज्म के कॉन्सेप्ट दिखाता है लेकिन हार्श रियलिज्म दिखाता है, यानी जो सोसाइटी की पॉजिटिव और एट द सेम टाइम नेगेटिव साइड को भी हमें ना वो अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर दिखाता है। जैसे मर्डर ऑफ अजीज़ खान इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल है। क्लास डिफरेंस दिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्जोस इलीट क्लास या प्रोलिटेरियट क्लास या क्लासेस को दिखाता है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स यूज़ करता है। बहुत सारे वर्क्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिनके अंदर वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स यूज़ करता है। एलियनेशन, आइसोलेशन, एक्साइल, स्ट्रेंजनेस, ये सारे थीम्स वगैरह डिस्कस करता है। डायस्पोरिक राइटिंग करता है अपने वर्क्स के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और मल्टीपल कल्चर जैसे कि ब्राज़ील हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, इन सबको हाईलाइट करता है अपने वर्क्स के अंदर। ओके, तो ये राइटिंग स्टाइल हो गया इसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे डायस्पोरिक राइटर, ये जुल्फ़कार घोष एज अ डायस्पोरिक राइटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक अगेन देखिएगा। तो फिर अगर नहीं समझ आता तो फिर आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।